क्या आप इंग्लिश बोलना और सीखना चाहते हैं? तो जी हाँ, आप सही जगह पर आए हैं। आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला में आपको ये सब चीज़ सिखाई जाएगी। आज हम एक टॉपिक से शुरू करेंगे जिसका नाम है टेंसेस। टेंसेस हम पहले बेसिकली पढ़ेंगे, जितने बेसिक्स इसकी हैं वो सारी चीज़ हम इसकी बुनियाद पहले डालेंगे। फिर उसके बाद जो है इसके 12 टेंसेस हैं इंग्लिश के, एक्टिव वॉइस के, वो हम पढ़ेंगे। तो आइए आज हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। टेंसेस, पहली तो बात है होता क्या है। टेंस का मतलब होता है जमाना। टेंस का मतलब होता है जमाना या वक्त कह रहे हैं। हम इसमें वक्त की बात करते हैं। तो क्योंकि मैं उर्दू में पढ़ा रहा हूं तो मैं उर्दू से इंग्लिश की ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगा। मतलब कि आप इंग्लिश अगर उर्दू जानते हैं तो मैं आपको इंग्लिश आसानी से सिखा दूंगा। तो जैसे कि मैं ज़माने की बात करता हूँ या वक्त की बात करता हूँ, तो इसमें मैं आपको क्या सिखाऊंगा। जैसे अहमद क्रिकेट खेलता था, एक जुमला है, अहमद क्रिकेट खेलता था, तो ये पास्ट का गुजरा हुआ ज़माना है। अहमद क्रिकेट खेली होगी कभी, ठीक है। इसी तरह अहमद क्रिकेट खेलता है, अहमद क्रिकेट खेलेगा। अब ये तो 3 मैंने ज़माने बताए हैं, ठीक है। मेन इसके ज़माने हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के। तो इसी तरह ये वाली इंग्लिश होगी, इसको हम पहले इजी लफ्जों में पढ़ेंगे, फिर हम इसको कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाएंगे, मुश्किल की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह इसकी जो उर्दू ये मैंने आपको बताई है, इसी की हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। और वो कैसे करेंगे, कुछ कवायद और ज़वाबित हैं, उनको हम सीख लेंगे। अगर आपको बिल्कुल 0% इंग्लिश आती है तो इस लेक्चर लेने के बाद आपको 10% आप इंग्लिश से वाकिफ हो जाएंगे। तो आइए हम इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। तो इसकी पहले 3 मेन टाइप्स हैं टेंसेस की। पहली है पास्ट, दूसरी है प्रेजेंट, तीसरी है फ्यूचर। पास्ट का क्या मतलब होता है? पास्ट का मतलब होता है माजी। माजी का मतलब गुजरा हुआ जमाना, गुजरा हुआ वक्त या गुजरा हुआ जमाना। इसमें क्या बात करेंगे हम? गुजरे हुए वक्त की बात करेंगे, ठीक है। गुजरा हुआ जमाने की बात करेंगे। जैसे अहमद ने क्रिकेट खेली, अहमद क्रिकेट खेल रहा था, अहमद क्रिकेट खेल चुका था, या अहमद सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, अहमद सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। अब इसमें गुजरे हुए वक्त की बात करेंगे। इसकी कैसे होगा? प्रेजेंट कहते हैं हाल को, मौजूदा जमाना को, जो मौजूदा वक्त है हमारे पास। हम इसमें इसकी बात करेंगे, मौजूदा वक्त की बात करेंगे इसमें, प्रेजेंट में। तीसरा है हमारे पास फ्यूचर। फ्यूचर जैसे मुस्तकबिल, इसमें हम बात करेंगे आने वाले वक्त की। हम ऐसे जुमले बनाएंगे इसमें उर्दू के कि वो आने वाले वक्त के होंगे और हम उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। तो हाल की कोई 1-2 मिसाल दे देता हूं। जैसे तुम क्रिकेट खेल रहे हो या तुम क्रिकेट खेलते हो। और फ्यूचर की मैं एक मिसाल देता हूं, तुम फुटबॉल खेल रहे होगे या तुम फुटबॉल खेलोगे, ठीक है। तो ये फ्यूचर की मिसालें आ गई। अब इस 4 मेन टाइप्स हैं पास्ट की। पहली कौन सी है? पहली है इंडेफिनाइट, ये इंडेफिनेट भी पढ़ते हैं, इंडेफिनाइट। दूसरी है, इसका मायने है उर्दू में, दूसरी है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब जारी। तीसरी है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब मुकम्मल। और चौथी है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब है मुकम्मल जारी। अब इसकी 4 टाइप्स आ गई आगे। 4 टाइप्स हैं इसके पास की, यही हम 4 पढ़ेंगे इसकी। हम शुरू भी पास से शुरू करेंगे। तो पहली टाइप है इंडेफिनाइट।
उसका मतलब है मुतलक, और दूसरी है कंटिन्यूस, उसका मतलब है जारी, और परफेक्ट मुकम्मल, और परफेक्ट कंटिन्यूस मुकम्मल जारी। जब हम पास्ट की बात करेंगे तो इनके शुरू में हम पास्ट जोड़ देंगे, जैसे पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो उर्दू में इसका हम तर्जुमा ऐसे करेंगे, फेल माजी मुतलक, फेल माजी जारी, फेल माजी मुकम्मल, फेल माजी मुकम्मल जारी। इसी तरह इसकी भी चार हैं। इसकी मजे की बात यह है, खुशी की बात यह है कि इसकी भी यही चार हैं। जब हम प्रेजेंट पढ़ेंगे तो हम इनके शुरू में प्रेजेंट जोड़ देंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसका मायने बनेगा फेल हाल मुतलक। और जब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो हम कहेंगे इसको फेल हाल जारी, और जब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट तो इसको हम कहेंगे फेल हाल मुकम्मल, और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे तो इसको हम कहेंगे फेल हाल मुकम्मल जारी। इस तरह फ्यूचर के लिए भी यही चार है। फ्यूचर इसकी भी चार हो गई, इसी तरह फ्यूचर के लिए भी चार हैं। फ्यूचर के लिए कौन सी चार हैं? वही चार, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फेल मुस्तकबिल मुतलक, फेल मुस्तकबिल जारी, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल और फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। तो ये हैं आपकी चार टाइप्स, चार इसकी, चार इसकी और चार इसकी, टोटल हो गई 12, टोटल हो गई 12 टाइप्स हो गई आपकी। अब 12 टाइप्स में हम पहली टाइप्स हम पास्ट इंडेफिनिट करेंगे। तो आइए हम इसकी तरफ अब चलते हैं। आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, मैं साइड पे हो जाता। लिख लिया? ठीक, इसको पास करके लिख लें। पहली बात है, हम पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे। पहली टाइप इसकी पास्ट इंडेफिनिट। अब इसके हम इसको जुमले, इसको उर्दू में क्या कहेंगे? फेल माजी मुतलक। ठीक है, इसको हम ये कहेंगे फेल माजी मुतलक। अब इसको पढ़ने से पहले इसकी हम क्या पढ़ेंगे? पहचान पढ़ेंगे। पहचान हम उर्दू के जुमले की पढ़ेंगे। देखें, अभी तो आपको पहचान की अहमियत बिल्कुल जीरो लगेगी क्योंकि पहला टेंस है। जब आप 12 टेंस पढ़ चुके होंगे ना, फिर आप कहेंगे पहचान ही तो मेन चीज है, इसकी पहचान ही तो असल चीज है। क्यों भाई? आप जब भी उर्दू का तर्जुमा करने लगेंगे तो आपको चाहिए होगी पहचान। आपको क्या पता चलेगा कि 12 टेंसेस में से हमने किस टेंस में लेके जाना है, इस जुमले को किस तरह ट्रांसलेट करना है। तो ये पहचान आपको बताएगी कि हमने जुमला किस तरफ लेके जाना है, किस रूप लेके जाना है। ठीक है, तो पहली बात है इसकी पहचान क्या है? उर्दू के जुमले के आखिर पर ना अलिफ होगा, छोटी ये होगी, बड़ी ये होगा, या था होगा, थी होगा, या थे, ये होगा जुमले क्या आखिर पर। अब जो है अलिफ छोटी है, बड़ी है, था थी थे, ये था थी थे कभी कभार आता है, इतना ज्यादा ये मशहूर नहीं है। अलिफ छोटी है, बड़ी है आएगा। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल दे देता हूं आपको। जैसे हम आसान जुमलों से स्टार्ट करेंगे। तुमने क्रिकेट खेली। आप इसके एंड पे आप देखेंगे, गौर करेंगे, तुमने क्रिकेट खेली में छोटी ये आखिर पर है, छोटी है। ठीक है, इसी तरह मैं एक और आपसे एक और जुमला लिख देता हूं। ये पहला जुमला हो गया, ये दूसरा जुमला हो गया। मैंने खाना खाया। ठीक है, एक और तीसरा जुमला लिख देता हूं। हम स्कूल गए। अब इसके एंड पे है अलिफ और इसके एंड पे है बड़ी, इसके एंड पे क्या है? बड़ी है। ठीक है, अब इन 3 टेंसेस देखें, आपको पहचान नजर आ रही होगी इसकी। तो पहचान इसकी हो गई। इसको पहचान, इसको टेंस को शुरू करने से पहले हम इसकी 3-4 चीजें हैं, वो बेसिक हैं, वो हम पढ़ेंगे। वो कौन कौन सी हैं? पहली है सब्जेक्ट।
ये 3-4 चीजें हैं, ये अगर आपने समझ ली तो 12 के 12 टेंसेस आपको आसान लगेंगे। पहली है सब्जेक्ट, पहली सब्जेक्ट है, दूसरी वर्ब है, तीसरी ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को, और वर्ब कहते हैं फेल को, और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? मफूल को। मजीद भी इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फाइल कहते हैं काम करने वाले को, काम करने वाले को कहते हैं फाइल, सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे तुमने खाना पकाया, तो किसने खाना पकाया? तुमने, तुम। जैसे मैं आपको कहता हूँ अहमद ने खाना पकाया, शाजिया ने खाना पकाया, तो काम करने वाले कौन है? अहमद और शाजिया। अहमद ने क्रिकेट खेली, तो काम करने वाले कौन है? अहमद, ठीक है। अहमद स्कूल गया, तो काम करने वाला कौन है? अहमद। हम स्कूल गए, तो काम करने वाला कौन है? हम। इधर सब्जेक्ट कौन है? हम, मैं, तुम, अहमद, शाजिया वगैरह वगैरह, ये सब क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। दूसरा क्या है? वर्ब। वर्ब कहते हैं काम, वर्ब कहते हैं काम को, ठीक है। अब काम, कोई भी काम होता है, जैसे तुमने क्रिकेट खेली, अब खेलना इधर काम है, तुम स्कूल गए, जाना इधर काम है, गया, जाना इधर काम है, ठीक है। तुम बाजार गए, तो बाजार जाना, जाना बाजार गया, वो काम है। तुमने बस्ता खरीदा, तो खरीदना क्या है? काम है, ठीक है। काम, फेल, वर्ब आ गया, ठीक है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पर काम किया जाए। जैसे जिस पर काम किया जाए, जैसे अहमद स्कूल गया, अब किस पर काम किया? स्कूल पर काम किया है। अच्छा, शाजिया ने चावल बनाए, पकाए, तो क्या काम किया? चावल पर काम किया उसने, ठीक है। इसी तरह अली बाजार गया, तो इसमें काम किस पर किया? बाजार पर किया है। और तुमने गाड़ी चलाई, तो किस पर काम किया? गाड़ी पर काम किया। तो ऑब्जेक्ट इसमें ये वाली चीजें होगी। अब मजीद भी इसकी वर्ब की 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे खेलना की इंग्लिश होती है, खेलना की इंग्लिश होती है प्ले। दूसरी फॉर्म है इसकी प्लेड, तीसरी फॉर्म है प्लेड। दूसरी और तीसरी सेम है, जिसके एंड पे ईडी। अब वर्ब की भी 2 फॉर्में होती हैं। वर्ब की आपको मैं तफसीली तो नहीं समझाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ये कोशिश करूंगा। क्या होती हैं वर्ब की? 2 फॉर्में होती हैं, एक रेगुलर वर्ब होते हैं और एक होते हैं इरेगुलर वर्ब। एक रेगुलर वर्ब होते हैं और एक इरेगुलर वर्ब होते हैं। रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं? जिसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म के एंड पे ईडी लगेगा। जिनके अगली 2 फॉर्म में ईडी लगेगा ना, तो उसको रेगुलर वर्ब कहेंगे। और जिनके एंड पे ईडी नहीं लगेगा, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ गो, गो मैंने जाना, जाना की क्या बनेगी? वेंट और गॉन। अब ये ईडी नहीं लग रही है, बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं दूसरी और तीसरी फॉर्म, तो इनको कहते हैं इरेगुलर वर्ब। तो इतना सा बहुत है इसका कॉन्सेप्ट वर्ब के लिए। अच्छा, सब्जेक्ट ये मैं अभी तफसीली समझाता हूँ। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में 2 चीजें शामिल होती हैं। नाउन ज्यादातर शामिल होते हैं। नाउन कहते हैं इसम को, किसी भी नाम को इसम कहते हैं, नाउन कहते हैं किसी भी चीज के नाम को। जैसे मोबाइल हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, घड़ी हो गई, ठीक है, पंखा हो गया, ये सब चीज जो है नाउन होते हैं, इसम होते हैं। ये नाउन होंगे, इसम होंगे। इसमें और काफी सारी चीजें भी यूज होती हैं, एडवर्ब भी यूज होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी यूज होते हैं नाउन ऑब्जेक्ट में नाउन की जगह, ठीक है। ज्यादातर हम नाउन इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है सब्जेक्ट। इसको पहले लिख लें अगर आपने लिखना है तो। अब हम तफसीली पढ़ेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में 2 चीजें शामिल होती हैं, एक होता है नाउन, एक होता है प्रोनाउन। ये 2 चीजें शामिल होंगी। अब नाउन का तो आपको पता है, अगर अहमद आ गया तो उसकी इंग्लिश अहमद ही करेंगे। अगर कोई नाम आ जाए तो उसकी इंग्लिश हम नाम से ही करते हैं, उसी का नाम लिख देते हैं इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन नाउन इसम तो हो गया, लेकिन ये प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन का मैं अलग से एक नाउन और प्रोनाउन की भी अलग एक लेक्चर बनाऊंगा। प्रोनाउन वैसे कहते हैं इसमें ज़मीर को, इसमें ज़मीर को। इसमें ज़मीर अब क्या है ये हम अभी समझेंगे। इसमें ज़मीर नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज हैं। जैसे अहमद की जगह मैं तुम लगा रहा हूँ, ठीक है, अली की जगह मैं लगा रहा हूँ,
और अहमद और अली की जगह हम लगा रहा हूँ, तो ये जो है इनकी इंग्लिश किसी को इसमें ज़मीर कहेंगे, ये नाम की जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट में। तो इसमें ज़मीर हम पढ़ते हैं, ये लिख लें अगर लिखना है तो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आपको मैंने बताया फाइल है या काम करने वाले को कहते हैं, काम करने वाला। इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? मैं आपको 7 सब्जेक्ट लिखाता हूँ, 7-8, और आप पढ़ लें, वही होंगे, वही इस्तेमाल होंगे इसमें, ठीक है। पहला है आई, पहला आई है, दूसरा ही, तीसरा शी, चौथा इट, पांचवा यू, फिर दे, फिर हुई, और फिर दीज भी कह लें, दोज भी कर लें, दैट भी कर लें, ठीक है। आई का मायने होता है मैं। आई लड़का भी इस्तेमाल करता है और लड़की भी इस्तेमाल करती है, ठीक है, और दोनों होंगे वाहिद। मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। जैसे मैंने क्रिकेट खेली, मैंने क्रिकेट खेली, अच्छा मैं स्कूल गई, मैं स्कूल गया। अब मैं स्कूल गई लड़की कह रही है और मैं स्कूल गया लड़का कह रहा है, दोनों के इस्तेमाल हो रहे हैं और हुए दोनों ही वाहिद, ठीक है। इस तरह वो ही का मतलब होता है वो, और इसको उस भी कहते हैं, उसने क्रिकेट खेली, वो स्कूल गई, वो स्कूल गया, तो ये लड़का इस्तेमाल करेगा और ये भी वाहिद होगा। इसी तरह इसका भी मायने वही है जो ही का है, शी का भी वही मायने है, लेकिन सिर्फ इसका एक फर्क है, ये लड़की इस्तेमाल करेगी और वाहिद। जैसे मैं कहता हूँ वो स्कूल गई, तो हम शी लगाएंगे, वो स्कूल गई हम शी लगाएंगे, ठीक है, वाहिद भी है। उसने क्रिकेट खेली, तो हम ये फैसला करेंगे कि बैकग्राउंड में क्या है, बैकग्राउंड में लड़के का नाम है, लड़की का नाम है, तो फिर हम उसी के मुताबिक लगाएंगे। इस तरह वो स्कूल गया तो वो लड़का है, तो वाहिद है, तो ही लगाएंगे। इसी तरह इट का मतलब ये है, इट का मतलब ये है, ये बेजान के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, लेकिन आजकल की एडवांस इंग्लिश में जानवर के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, और होगा वो भी वाहिद, होगा वो भी वाहिद। इसके बाद है यू। यू के 3 मायने हैं उर्दू में, लेकिन इंग्लिश में आप एक ही यू कहते हैं। पहला है जी आप, दूसरा है तुम, तीसरा है तू। इसके 3 मायने हैं। कैसे? उर्दू में हम आप, तुम, तू होगा तो यू ही इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश में आप हम अपने बड़े के लिए इस्तेमाल करते हैं, तुम बराबर वाले के लिए इस्तेमाल करते हो, तू अपने से छोटे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप, तुम, तू हो तो यू ही इसको लिखेंगे। और इसको हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? लड़का भी इस्तेमाल कर सकता है इसको, लड़का भी इस्तेमाल करता है और लड़की भी इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। और ज़्यादातर वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, जमा के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप ऐसे समझ लें कि 80% जो है वो वाहिद के लिए इस्तेमाल होगा और 20% जो है जमा के लिए इस्तेमाल होगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ। जैसे आपका टीचर आपको क्लास में खड़ा कहता है और आपको कहता है खड़े हो जा, यू स्टैंड, ठीक है। तो आपको कहता है आप खड़े हो जाओ, या आप खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, तू खड़े हो जाओ, तो यू इस्तेमाल करेगा, वाहिद के लिए होगा, आप अकेले खड़े होंगे। इस तरह अगर आपको कहता है कि आपका बाहर कहीं टेस्ट है क्लास से बाहर, और आपको आके कहता है आप बाहर आ जाएं, तो आप पूरी क्लास जो है बाहर लाइन बना के चली जाती है। तो जमा के लिए भी इस्तेमाल होता है। वो हमने देखना होता है पीछे बैकग्राउंड सीन में कि पीछे किससे मुखातिब हो रहा है, पूरी क्लास से, ग्रुप ऑफ क्लास से हो रहा है, या फिर एक वाहिद पर्सन इंडिविजुअल से मुंतखब हो रहा है। तो आगे है दे। दे का मायने भी वो है, वो या उन्हों, वो या उन्हों। लड़का भी इस्तेमाल करता है और लड़की भी इस्तेमाल करती है। अगर लड़का वाहिद होगा तो ही लगेगा, जमा होगा तो दे लगेगा। अगर लड़की वाहिद होगी तो शी लगेगा, जमा होगी तो दे ही लगेगा, दोनों के लिए। और जमा के लिए इस्तेमाल होता है, आपको पहले पता लग गया है। वो स्कूल गई या वो स्कूल गए तो दे लगाएंगे हम। बुई, बुई का मायने है हम, लड़का भी इस्तेमाल करता है और लड़की भी इस्तेमाल करती है, और जमा के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हम स्कूल गई, हम स्कूल गए, तो ये
हम वही लगाएंगे दोनों के लिए। दीज का मतलब ये होता है, और ये भी बेजान के लिए इस्तेमाल होता है या जानवर के लिए इस्तेमाल होता है, और जमा के लिए इस्तेमाल होता है। ये वाहिद के लिए इस्तेमाल हो रहा था ईट, और ये जमा के लिए इस्तेमाल हो रहा था। दोस्त का मतलब है वो ये बेजान के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है, और जमा के लिए इस्तेमाल होगा, दूर के लिए। ये और ये दोनों है नजदीक के लिए, अगर चीजें नजदीक पड़ी हों, और ये दोनों हैं दूर के लिए, अगर चीजें दूर पड़ी हों। इसका मानी भी वो है, लेकिन ये बेजान के लिए और वाहिद के लिए लगता है। जैसे मैं इधर कह देता हूँ, अगर इधर करीब पेन पड़ा है तो मैं कहता हूँ इट इज अ पेन, ठीक है, इट इज अ पेन। अगर वही पेन दूर पड़ा होता है, वाहिद होता है, तो मैं कहता हूँ दैट इज अ पेन, ठीक है। और इसी तरह अगर वो जमा है, पेन बहुत ज्यादा है, तो मैं कहता हूँ दीज आर दी पेन, करीब पड़े हैं। अगर वही दूर पड़े हैं तो मैं कहूँगा दोज आर दी पेन, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये है बेसिक, ठीक है। अगर ये आपको समझ आ गई ना, अगर ये आपने याद कर ली, तो आपको जो है 50% अभी से क्लियर हो गया है चीज़ों को, ठीक है। इंग्लिश करने में, आपको ट्रांसलेट करने में आपको मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये आप लिख लें, पास करके इधर वीडियो को लिख लें जल्दी, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अब हमें जब इंग्लिश हम करने लगेंगे, अब हम जुमले को पढ़ते हैं। मैं एक जुमला ये वाला, तुमने क्रिकेट खेली, उठा लेता हूँ। अब हम इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे? पहला पॉजिटिव का रूल है इसका, पॉजिटिव। इसकी आगे 3 टाइप्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, 4 हैं वैसे तो। इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी है, मतलब कि सवालिया मंफी भी है, वो नहीं पढ़ेंगे हम। पहले हम पॉजिटिव, वो पहले बेसिक चीजें पढ़ेंगे ना, फिर आगे हम कॉम्प्लेक्स तक जाएंगे। पहला है पॉजिटिव, पॉजिटिव कहते हैं मुस्बत को। दूसरा है नेगेटिव, नेगेटिव कहते हैं मंफी को। और तीसरा है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं भाई? इंट्रोगेटिव कहते हैं सवालिया को, ठीक है। अब ये हम चीजें पढ़ेंगे। मुस्बत में क्या होगा? अच्छा, पहली बात ये है, 3 मैंने चीजें बताई थी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक चौथी चीज भी है, उसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब, या ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं इसको। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। इसका उर्दू में तर्जुमा बनता है इमदादी फेल। ये फेल की मदद करता है, वर्ब की मदद करता है, जो वर्ब है उसकी हेल्प करता है, ठीक है। ये हम ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ेंगे इसमें। और सीक्वेंस ये रहेगा, जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगेंगे तो पहले चीज आएगी सब्जेक्ट। पहले क्या चीज इस्तेमाल होगी? सब्जेक्ट इस्तेमाल होगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास वर्ब इस्तेमाल होगा, और तीसरे नंबर पे हमारे पास ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो है, या तो दोनों के दरमियान में आएगा, इधर हेल्पिंग वर्ब या तो इनके दोनों के दरमियान में आएगा, या इधर आएगा हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब की 2 जगह होंगी, या सब्जेक्ट के बाद या सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। आगे पीछे रहेगा सब्जेक्ट के, या सब्जेक्ट के बाद या सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। और 12 के 12 टोटल 12 टेंसेज हैं, ठीक है। 12 के 12 टेंसेज में सीक्वेंस यही रहेगी कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट मतलब के फाइल, और वर्ब मतलब के फेल, और ऑब्जेक्ट मतलब के मफूल। यही सीक्वेंस रहेगी, ठीक है, 12 के 12 टेंसेज में, ठीक है। उर्दू में क्या होता है? ये क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले आ रहा होगा, ठीक है। फाइल मतलब के पहले आ रहा होता है, और फिर ये ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जाए। ये क्या आ रहा होता है? दूसरे नंबर पे आ रहा होता है, मफूल मतलब के। और ये क्या है? वर्ब है। वर्ब क्या आ रहा होता है? तीसरे नंबर पे आ रहा होता है, फिर। लेकिन इंग्लिश में क्या है? पहले है सब्जेक्ट, मतलब के फार्मूला ये बन रहा है SVO, और इसमें क्या, कौन सा फार्मूला बन रहा है? SOV। उर्दू में ये बन रहा है और इंग्लिश में ये बन रहा है, ठीक है। इंग्लिश में यही बन रहा है और उर्दू में ये वाला बन रहा है। तो SVO और SOV ये बन रहा है। तो हम पॉजिटिव में पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आएगी वर्ब,
वर्ब की कौन सी फॉर्म, 3 फॉर्में थी, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म इसको नहीं कहते एक्चुअल में। पहली फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है, दूसरी फॉर्म को कहते हैं हम पास्ट फॉर्म, तीसरी फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है, और एक और भी होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, वो उसको कहते हैं अगर पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाए तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। इसी तरह जिरेंड भी होते हैं, ये अलग टॉपिक है, अलग हर चीज है, इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरेंड के दरमियान फर्क और वर्ब की फॉर्मों को क्या क्या नाम देते हैं, वो कौन सी होती हैं, सारी चीजें हम उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल आपको बस यही याद रखना है, वर्ब की पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, ठीक है। इसमें यूज होगी इस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। आपको एक चीज मैं बता दूं, टोटल 12 टेंस हैं, 12 टेंस में से ना वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होती है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ बात, मैं कह रहा हूँ कि टोटल 12 टेंस हैं, 12 टेंसेस में से वर्ब की सेकंड फॉर्म, 3 फॉर्म है ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होगी, और वो भी पॉजिटिव में इस्तेमाल होगी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मुस्बत में इस्तेमाल होगी। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म यूज होगी वर्ब की, ठीक है। अब इसका हम तर्जुमा करते हैं उर्दू में, उर्दू को इंग्लिश में हम कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे करेंगे, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी, तुम की इंग्लिश, रिपीट करें, पिछला सफा खोलें, जहां पर लिखा था तुम की इंग्लिश है यू, और फिर वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म खेलना, खेली, खेलना, खेलना की इंग्लिश होती है प्ले, दूसरी फॉर्म प्लेड और तीसरी फॉर्म भी प्लेड। तो दूसरी फॉर्म में इस्तेमाल कर रहा हूं, आप अंडरस्टूड है, इधर तीसरी फॉर्म यूज नहीं हुई तो इसका मतलब है दूसरी फॉर्म यूज हुई है प्लेड, ठीक है। तीसरी फॉर्म कभी भी अकेली यूज नहीं होती, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, इसका हेल्पिंग वर्ब नहीं है इधर, ठीक है। पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब इसका इस्तेमाल नहीं होता, पास्ट इंडेफिनिट के, इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता पॉजिटिव में। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में दोनों के हेल्पिंग वर्ब हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कौन से हैं, ठीक है। यू प्लेड और आगे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट का वैसे लिख देंगे नाउन है, ठीक है। अब ये प्रोनाउन है, आपको पता है इसमें ज़मीर जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहा है। अगर मैं कहता अहमद ने क्रिकेट खेली तो अहमद प्लेड क्रिकेट आता, अब अहमद की जगह तुम इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये प्रोनाउन है, इसमें ज़मीर है, इसम की जगह जो इस्तेमाल हो इसमें ज़मीर कहलाता है। यू प्लेड क्रिकेट, और क्रिकेट जो है नाउन है, ठीक है। इसी तरह दो आपने सॉल्व करने हैं, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं तो मैं अभी करा देता हूँ आपको, पहले आप कोशिश करें इसको हल करने की। तो इधर आएगा आई, खाया की इंग्लिश होती है ईट, ईट की दूसरी फॉर्म होती है ऐसे ईट, एट, ईटन। तो कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, एट इस्तेमाल होगी, आई एट, और खाना इधर मील आएगा, मील भी कह सकते हैं, फूड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। इसी तरह हम स्कूल गए, जाना की इंग्लिश होती है गो, और दूसरी फॉर्म वेंट, और तीसरी फॉर्म गॉन। तो कौन सी इस्तेमाल होगी, वेंट इस्तेमाल होगी। तो वही की इंग्लिश क्या है, हम की इंग्लिश क्या है, वही है। इधर आई की मैं की इंग्लिश क्या थी, आई थी। वही वेंट टू स्कूल या स्कूल, वही वेंट स्कूल या वही वेंट टू स्कूल, ठीक है, ये इस्तेमाल होगा। अब इसी तरह हम नेगेटिव पढ़ेंगे, ये आप लिख लें इसको जो तर्जुमे किया, और ये वाला इसका फार्मूला भी लिख लें। अब हम आगे चलते हैं, इन्हीं को मनफी भी बनाते हैं, इन्हीं को मनफी बनाते हैं। हमने क्रिकेट नहीं खेली, इधर मैं और लगाता हूँ, नहीं पकाया, नहीं पकाया, ठीक है। हम स्कूल नहीं आए, हम स्कूल नहीं आए। अब इसी तरह नेगेटिव का इसका क्या बनेगा, सबसे पहले वही सब्जेक्ट आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आपको पता है, मैंने आपको बताया नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो इधर हेल्पिंग वर्ब आएगा, मैं जगह छोड़ देता हूँ। और वर्ब की क्या आएगी, पहली फॉर्म आपको मैंने पहले बता दिया है, और जमा ऑब्जेक्ट। इधर हेल्पिंग वर्ब इसकी कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब इसकी है कि
इमदादी थे, वो कौन सी है? डिड है, अकेली है डिड। और एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सब के सब सब्जेक्ट के साथ लगेगी, सब इसमें नाउन भी आ जाएंगे और प्रोनाउन भी आ जाएंगे, सब के सब सब्जेक्ट्स के साथ, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होगी। सब्जेक्ट्स में नाउन भी हैं और प्रोनाउन भी हैं, ठीक है। अब हम इधर क्या करेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल करेंगे, और साथ में अगर ये मनफी है तो जमा नॉट भी इस्तेमाल होगा, नॉट भी इस्तेमाल होगा, डिड नॉट इस्तेमाल करेंगे। अब इसका भी ऐसे ही करते हैं, पहले पहले सब्जेक्ट है यू आ जाएगा, फिर क्या है डिड इसके साथ लगेगा, सबके साथ लगेगा तो लगेगा डिड नॉट आ जाएगा। उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना की, वही प्ले आ जाएगी, पहली फॉर्म आएगी, उसमें दूसरी लगेगी, इसमें पहली फॉर्म आ जाएगी। और तीसरा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इधर क्या है? क्रिकेट, ठीक है। इसी तरह इसका भी करते हैं, ये आप कोशिश करें। उसने खाना नहीं पकाया, अब इधर जो है हमें नहीं पता लग रहा, उसकी इंग्लिश दो बनती है, ही भी बनती है और शी भी बनती है, तो इसका हमें बैकग्राउंड असल में चेक करना पड़ेगा। लेकिन जब हम इस तरह इम्तिहान में आ जाए तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ही शी लिख देंगे दोनों इकट्ठे, ही शी और डिड नॉट, और पकाना की इंग्लिश कुक होती है, कुक्ड कुक्ड कुक्ड, ये रेगुलर वर्ब है तो ईडी लगेगा दूसरी और तीसरी फॉर्म के साथ। तो पहली फॉर्म हमने इस्तेमाल करनी है नेगेटिव में, ही शी डिड नॉट कुक मील या फूड, ठीक है। इसी तरह ये हम स्कूल नहीं आए, आना की इंग्लिश होती है कम कैम कम, ये इरेगुलर वर्ब है कम कैम और कम, ठीक है। तो पहली फॉर्म लगेगी कम की, हुई डिड नॉट कम स्कूल, ठीक है। इसी तरह हम इसको सवालिया की तरफ भी लेके जाएंगे, आप हमारा आखिरी जो है रहता है, क्योंकि आज हम एक टेंस कर रहे हैं, लेकिन अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि पास्ट पूरा मुकम्मल करा दूं, क्योंकि ये तो थी बेसिक ले जाती है थोड़ा ज़्यादा टाइम, इसलिए हमारे वीडियो भी लंबी हो गई है, तो हम बस इंट्रोगेटिव पे रोक देंगे। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, जितने के 12 टेंसेज में इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आ जाएगी। सवालिया में 12 टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी हमेशा, ठीक है। तो डिड जमा सब्जेक्ट जमा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी, और जमा ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं अभी सिंपल उसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, बेसिक में पढ़ा रहा हूँ, तो कम्प्लेक्स में नहीं जा रहे, तो हम सवालिया मनफी सवालिया नहीं करेंगे, सवालिया मनफी नहीं करेंगे। उसमें क्या होता है, डिड नॉट पहले लग जाते हैं, डिड पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, वो अलग बातें हैं, अलग कहानी है। जब हम इसको 12 टेंस पढ़ लेंगे, पैसे वाइज पढ़ लेंगे, फिर वो भी मैं आपको बताऊंगा, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, मिस्टेक होती हैं, इंग्लिश में भी गलतियां होती हैं, ठीक है। तो वो भी हम इसको कवर करेंगे। फिलहाल आप यही सीखें, आप बेसिक हैं, क्योंकि मैं आपको जीरो समझ के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप जीरो हैं, बिल्कुल आपको इंग्लिश आती नहीं है, तो मैं उस लिहाज से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप उस लिहाज से ही पढ़ें। तो इसको मैं आप सवालिया में कन्वर्ट कर देता हूँ। क्या हम स्कूल नहीं आए या आए, क्या हम स्कूल, क्या हम बाजार, या हम लिख रहे हैं क्या हमने किताबें खरीदी, किताबें खरीदी, ठीक है। क्या हमने किताबें खरीदी। इसी तरह इसका भी मैं लिख देता हूँ, उसने खाना नहीं पकाया, क्या आपने दरवाजा खोला, क्या आपने दरवाजा खोला। इसी तरह इसका भी लिखेंगे हम, तो इसका हम लिखेंगे क्या मैंने क्रिकेट की जगह फुटबॉल लेंगे, ठीक है। क्या मैंने फुटबॉल बेची,
क्या मैंने फुटबॉल बेची। तो अब इसका हम इंग्लिश करेंगे इंट्रोगेटिव के लिहाज से। सबके पहले डिड को हम लिख देंगे, सबसे पहले सबके साथ डिड हम लिख देंगे, ठीक है। अब इसी तरह फिर उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है। इधर मैं है, इधर आप है, इधर हम है। सब्जेक्ट मैं की इंग्लिश आई है, आप की इंग्लिश यू है, और हम की इंग्लिश वही है, ठीक है। हम की इंग्लिश वही है। इसी तरह फिर उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इधर बेचती, बेचना की इंग्लिश होती है सेल, डिड आई सेल, पहली फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इधर खोलना, खोलना की इंग्लिश होती है ओपन, पहली फॉर्म लगेगी। इसी तरह इधर खरीदना, खरीदना की इंग्लिश होती है बाय, पहली फॉर्म लगेगी, ठीक है, बाय बॉट बॉट, ठीक है। तो इसी तरह इसका अब आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इधर क्या है, फुटबॉल, फुटबॉल आ जाएगा, और सवाल या निशान। इसी तरह दरवाजा, दरवाजा की इंग्लिश क्या है, डोर, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। उसके बाद है क्या हमने किताबें खरीदी, तो बुक्स, किताबें की इंग्लिश क्या है, बुक्स। डिड वी बाय बुक्स, डिड यू ओपन डोर, डिड आई सेल फुटबॉल। तो ये आगे सवाल या। तो आज का हमारा लेक्चर होता है मुकम्मल। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको मैं नाउन, प्रोनाउन और आगे जो मजीद इसके 3 टेंसेस हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़।